पर कौन था अनपेड सेलर? जिसको बायर ने पेमेंट नहीं की उसको हम बोलते हैं अनपेड सेलर। या तो पेमेंट नहीं की या पेमेंट करने का एक तरीके से कोई प्रूफ भी नहीं दिया, कोई इंस्ट्रूमेंट भी प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है। या तो वो अनेबल टू पे है कि पे कर ही नहीं सकता, या विलफुली अपनी मर्जी से पे करना ही नहीं चाहता। एक तरीके से अगर सेलर को किसी भी तरीके से पेमेंट नहीं होती है तो वो अनपेड सेलर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, चाहे बायर खुद से जानबूझ के मना कर रहा हो या बायर के पास पैसे ही ना हो। एक चीज होती है देखो अनेबल, मतलब वो पे कर ही नहीं सकता, और एक चीज होती है पैसा है लेकिन विलफुली पे करना ही नहीं चाहता। दोनों ही केस में वो क्या कहलाएगा? सेलर अनपेड सेलर कहलाएगा, ठीक है। अनपेड सेलर यानी कि जिसने गुड्स की डिलीवरी कर दी है या जिसने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है, जिसने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है, डिलीवरी नहीं दी है और उसके पास पेमेंट नहीं आई है, उसको हम बोलेंगे अनपेड सेलर। अब कोई पर्सन जिसने मालिकाना हक ट्रांसफर कर दिया है, जिसने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, उसको बदले में उसके पैसे अगर नहीं मिले तो बताओ कोई ना कोई राइट्स अवेलेबल होने चाहिए। तो कौन कौन से राइट्स थे? एक था आपका जहां पर ओनरशिप, एक मिनट, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी, और एक था वहां पर जहां आपकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। तो यहाँ पर कितने राइट्स थे? कौन कौन से? राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, थर्ड वन इज रीसेट, और यहाँ पर तीन तो सेम है विद होल्डिंग, और विद होल्डिंग किसके जैसा था? राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज के जैसा ही है, ठीक है। लेकिन जहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती वहां पर हमें तीन राइट्स के अलावा एक एडिशनल राइट भी अवेलेबल हो जाता है। इतना सबको याद था? राइट ऑफ लीन क्या था? राइट, एक चीज मुझे ये बताना, राइट ऑफ लीन सेलर कब एक्सरसाइज कर सकता है? जब उसके पास उसका पोजीशन, सबसे पहली बात उसके पास गुड्स का पोजीशन होना चाहिए। गुड्स अगर उसके पास है तो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है, नहीं है तो नहीं कर सकता। सबसे पहली बात पोजीशन होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ऐसी कौन सी तीन कंडीशन थी जिसमें राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज होता था? क्रेडिट से जिसमें आपका टर्म एक्सपायर, क्रेडिट से जिसमें आपकी टर्म एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है। और तीसरा है आपका इंसॉल्वेंट। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में भी अनपेड सेलर के पास राइट्स जनरेट हो जाते हैं। क्लियर है? अब हमने पढ़ा था यहाँ पर कि अनपेड सेलर के पास अगेंस्ट द गुड्स भी राइट्स होते हैं, यानी कि गुड्स के लिए वो क्या क्या राइट्स रखता है। और मैंने एक चीज और अभी डिस्कस कर लिया था, अगेंस्ट द बायर, जिस बायर ने आपको मना कर दिया कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कि मैं तेरे कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, तो क्या हमें उसके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए भाई। जिससे आपने एग्रीमेंट किया था उस एग्रीमेंट को एक तरीके से तोड़ देना, तोड़ने के बाद कुछ डैमेजेस भी तो हुए होंगे सेलर को, तो वो बायर से मांग सकता है। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम गुड्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। गुड्स वाले पोर्शन में हमने लीन पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे क्या? स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है। आज हमने ये पढ़ना है अभी के लिए, ठीक है। तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है आपका? देखो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब रास्ते में माल को रुकवा देना, रास्ते में माल को रुकवा देना। मान लो मैंने एग्जांपल जो लिया था कि फोन की डिलीवरी के लिए मेरा जो डिलीवरी बॉय था वो घर से निकल चुका था, दुकान से निकल चुका था और वो रास्ते में था और मेरे पास बायर का फोन आया कि मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा, या रास्ते में निकल चुका था और सेलर को पता चला क्या कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, तो वो क्या करेगा? रास्ते से ही अपना फोन वापस मंगवा लेगा। किस लिए मंगवा लेगा? क्योंकि उसे पता चल चुका है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है। एक मिनट, हाँ, बायर इंसॉल्वेंट हो गया है और इस केस में वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का एक्सरसाइज कर सकता है। मैंने एक चीज बताई थी
3 केस तो यहाँ पे थे, 3 केस तो किसमें थे? राइट ऑफ लीन में थे, कि इन तीनों केसेस में राइट ऑफ लीन को हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही केस था जिसमें हम राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो केस था आपका इंसॉल्वेंसी। जब कभी भी बायर इंसॉल्वेंट होगा केवल और केवल तभी आप रास्ते में माल को रुकवाओगे। क्लियर है? जैसे मैंने किसी से डील कर रखी थी, मैंने किसी को ओनरशिप कर दो ना, ये मैं सेट करूँ, ठीक है? तो फोकस चेंज हो जाता है, भाई ये बदतमीजी नहीं, अगर वो गिर तो नहीं, मैंने सर नहीं कहा था कि इसमें ऑटोमेटिक नहीं है। अगर सेलर ने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है और ओनरशिप ट्रांसफर करने के बाद सेलर को कहीं से मान लो पता चल जाता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, तो बायर के इंसॉल्वेंट होने के बाद सेलर के पास राइट है किस चीज का? स्टॉपेज इन ट्रांजिट का। मैं एक बार एग्जांपल लूं, सुनना जरा। A of Mumbai sold certain goods to B of Delhi. A कहाँ का है? मुंबई। A पर्सन जो है वो कहाँ रहता है? मुंबई। B को इसने दिल्ली में क्या किया है? कुछ गुड्स सेल करे हैं, ठीक है? सेल करे हैं। सोल्ड का मतलब जरूरी नहीं है कि उसके पास तक पहुंच चुके हैं। सेल करने का मतलब क्या होता है? एक तरीके से अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है ना, बिल बना के दे दिया उसे, तो वो भी सेल माना जाता है, भले ही डिलीवरी अभी इसके पास हो। ठीक है, अब आगे सुनना। He delivered the goods to C, a common carrier, for the purpose of transmission of these goods to B. A ने क्या किया? भाई दिल्ली तक माल को जाना था, ये तो है नहीं एक को ट्रेन में बैठेगा और सामान लेके जाएगा B के पास, है ना? क्या प्रॉब्लम है? अब अगर इससे ज्यादा प्रॉब्लम हुई ना तो मीटिंग शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे। किसको हो रही थी प्रॉब्लम? सीधे ही रहना, जरा से टेढ़े होने की कोशिश की ना तो आगे मैं बुला लूंगी। ए मुंबई में है, उसने दिल्ली में सामान ट्रांसफर करवाना था। ए ने क्या किया? एक कुरियर वाले का सहारा लिया, और कुरियर वाला कौन था? सी। इसने सी को सामान दे दिया, इसने ए ने सी को सामान दे दिया। बिफोर द गुड्स कुड रीच हिम, हिम कौन है? बी। गुड्स जब तक बी के पास में पहुंचते, बी बिकेम इंसॉल्वेंट। अभी माल कहाँ पर है? सी के पास। अभी बी के पास वो नहीं पहुंचा है। जब माल रास्ते में ही है, कुरियर वाले के पास ही है, तो तब बी क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट हो गया है। और ए को इसके बारे में पता चल गया। मान लो कोई थर्ड पार्टी थी, ये उड़ती उड़ती खबरें सुनी है ना तुमने? अपने शहर में जब किसी का दिवाला निकलता है, कैसे खबर उठती हुई आती है? उससे तो पता नहीं चलती, वो थोड़ी कहेगा मेरा दिवाला निकल गया या मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, वो थोड़ी कहता है ऐसे। किसी और से खबर सुनने में आ जाती है ना। तो ऐसा ही हुआ कि ए को पता चल गया कि बी क्या हो चुका है? इंसॉल्वेंट हो गया है। तो बताओ ए के पास अभी क्या राइट है? भाई पहले ही वो इंसॉल्वेंट हो गया है, ये ना हो कि मैं इसको माल को जाके अपना पैसा भी इसके पास ब्लॉक करवा लो एक तरीके से, है ना? क्योंकि एक इंसॉल्वेंट पर्सन से आपको पेमेंट तो मिलेगी नहीं, या मिलेगी तो थोड़ी बहुत मिलेगी। ये पढ़ा था ना आपने, 40 पैसा इन रुपी, है ना? तो यानी कि मान लो मेरे 1 लाख रुपए का माल था, ठीक है, अगर मुझे 40,000 ही मिलने हैं तो क्या फायदा ऐसे गुड्स को पहुंचाने का? तो भी कुरियर वाले को भी फोन करके मना कर दो कि माल को बी तक मत पहुंचाना। लेकिन सिर्फ ये जो स्टॉपेज आप लगा रहे हो, ये सिर्फ तभी लगा सकते हो जब भी इंसॉल्वेंट हुआ। अगर भी इंसॉल्वेंट ना हुआ, उसको मना कर दियो तो जाएगा, उसके पास तक पहुंचेगा और उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर आपके पास राइट आ जाएंगे अगेंस्ट द बायर वाले, ठीक है, कि मैंने तेरे पास तक गुड्स भिजवाया था, आप अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो उसके बदले जो मुझे डैमेजेस होंगे वो भी भरोगे, जो आपको प्राइस पे करना था वो भी पे करना पड़ेगा, चाहे आप गुड्स को रखो चाहे नहीं। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद जो कंसेप्ट शुरू होगा वो ये होगा, अब मैंने क्या बोला कि रास्ते में माल रुकवाना, स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या है? रास्ते में माल रुकवाना। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि माल अभी रास्ते में है
या बी के पास पहुंच चुका है या ए के पास है। मतलब ड्यूरेशन कैसे सेट करेंगे बताओ, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, कितने टाइम तक माल ट्रांजिट में माना जाएगा, यानी कि कितने टाइम तक हम उसको रोक सकते हैं बीच में। एक बात सुनना, ए ने जब कुरियर वाले को सामान पकड़ाया वहां से ड्यूरेशन स्टार्ट हो गई ट्रांजिट की। जैसे ही ए के हाथ से माल निकला सी ने उसको पकड़ा, यानी कि यहीं से ही ट्रांजिट की ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाती है। और ये खत्म कब होगी, जब ये माल बी, जब ये माल को एक्सेप्ट कर लेता है, समझ रहे हो, जब ये माल बी के हाथ में आ जाता है वहां तक हमारी ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट रहेगी। यानी कि जो ये वाला यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट, इसके बीच का जो ये टाइम है इसको हम बोलेंगे ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। और अगर माल इस वाले रास्ते में भी अटका हुआ है तभी आप, तभी और केवल तभी आप स्टॉपेज लगा सकते हो। क्लियर? अब मैं ड्यूरेशन पढ़ा देती हूँ। गुड्स आर डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम, कहाँ से शुरुआत होती है, व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू अ करियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर। बेली वर्ड यहाँ पर क्यों यूज किया गया, बेली कौन होता था, देखो मेरा कोई सामान है, मैंने वो सामान किसी और को हैंड ओवर किया, मालिक मैं हूँ, ठीक है, मैंने अपना सामान किसी को हैंड ओवर किया कि आप इसको संभाल के रखना, तो मैं हुआ बेलर और वो हुआ बेली। बेली को उस सामान का ध्यान वैसे ही रखना है जैसे कि वो अपने सामान का ध्यान रखता है। जैसे आप कभी घर से, अपने घर से कहीं जा रहे हो, ठीक है, आपके घर में कुछ गोल्ड पड़ा था, ठीक है, आप घर से बाहर जा रहे हो, आप उस गोल्ड की सेफ्टी के लिए अपने किसी पड़ोसी को वो गोल्ड रखवा के जाते हो कि प्लीज मेरे इस गोल्ड का ध्यान रखना, मैं हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, हफ्ते के बाद मैं घर वापस आते ही आपसे ये गोल्ड वापस ले लूंगा, समझ रहे हो। तो बेली को उस गोल्ड का ध्यान ऐसे ही रखना है जैसे वो उसका खुद का ही गोल्ड है, ठीक है, और हफ्ते बाद उसको वो गोल्ड क्या अपने पास रख लेना है, नहीं, किसको वापस कर देना है, बेलर को वापस कर देना है, ठीक है। तो अगर आप कुरियर वाले को सामान देते हो या किसी बेली को देते हो, किस पर्पस के लिए, कि तू जाके किसको ले आ, बायर को दे आ, until the buyer or his agent in that behalf takes delivery of them from such carrier or other bailey। यानी कि ड्यूरेशन कब तक रहेगी, जब तक या तो बायर खुद या फिर उसका एजेंट या उसके बिहाफ पे कोई भी पर्सन जब तक उस माल को रिसीव नहीं कर लेता तब तक वो क्या कहलाएगा, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट कहलाएगा। फूलर वाला एग्जांपल याद है, गौरव गोरी वाला, बायर कौन था, गौरव, लेकिन बायर के बिहाफ पे कूलर एक्सेप्ट किसने किया था, गौरी ने। तो वो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट कब तक चलता रहेगा, जब तक गौरी उसका पोजेशन ना ले ले, कूलर को एक्सेप्ट ना कर ले, तब तक वो ड्यूरेशन चलती ही रहेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि बायर ने ही एक्सेप्ट करना है, बायर के बिहाफ पे कोई और पर्सन भी एक्सेप्ट कर सकता है। समझ में आई बात। इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर, समझना इस वाले पॉइंट को, अगर गुड्स को रिजेक्ट कर दिया बायर ने, तुम लोग ऐसे करते हो ना, कई बार जोमेटो वाले को फोन किया, ठीक है, ऑर्डर बुक कर दिया, ओहो मेरे को ये नहीं मंगाना था, गलती से ऑर्डर हो गया, अब भाई वो तो आएगा, वो तो आएगा, तुम क्या करते हो, गेट पे कुंडी लगा लेते हो, बंद कर दो भाई, मैं तो खोलूंगा ही नहीं, खोलूंगा नहीं तो वो मेरे को देगा नहीं, देगा नहीं तो मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। करते हो ऐसा? करके तो देखो एक बार, फिर अगली बार क्या होगा, अगली बार क्या होगा, आप जब भी कभी नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपको पहले पिछले वाले ऑर्डर की पेमेंट, ऐसा था किसी के लिए किया ऐसा, हाँ मैंने किया। If the goods are rejected by the buyer and the courier or other bailey continues in possession of them, the transit is not deemed to be at an end even if seller has refused to receive them back। अब बात समझ रहा, उन्होंने तो भेज दिया सामान जोमेटो वाले के हाथ में, जोमेटो वाला तो क्या काम कर रहा है, कुरियर का काम कर रहा है ना। सेलर जो था उसने उसको जोमेटो वाले को सामान पकड़ाया, जोमेटो वाला लेके आ रहा है बायर के पास में, बायर गेट खोल नहीं रहा, बायर गेट खोल नहीं रहा, अब वो किसको पकड़ा के जाए, जोमेटो वाला, अच्छा उसका खुद का है,
अब सुनना जरा, यानी कि मुझे ये बताना कि ये जो गुड्स हैं ये ट्रांजिट में ही चल रहे हैं या ये डिलीवर्ड माने जाएंगे? बताओ किसको डिलीवर्ड माने जाएंगे? जब तक बायर एक्सेप्ट नहीं करता तब तक मैसेज नहीं आता ना कि बायर के पास पहुंच गया है। तो बताओ ट्रांजिट में ही है या एंड माना जाएगा इसको? ये अभी ट्रांजिट में ही है। अब उसने ना सेलर को फोन किया, भाई किसका ऑर्डर लिया था, वो तो बायर गेट ही नहीं खोल रहा। सेलर कह रहा है मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं भी वापस ले लेता, भाई मेरा तो खराब हो जाएगा। तो 2 घंटे में मेरे को फोन कर रहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो मेरा तो सामान ही खराब हो गया होगा अब तक। सेलर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो यानी कि वो गुड्स अभी तक किसमें रहेंगे? ट्रांजिट। तो वो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट के अंडर ही कवर होंगे। बायर उसको एक्सेप्ट कर नहीं रहा और वो भी मना कर रहा है, सेलर भी उसको रिफ्यूज कर रहा है एक्सेप्ट वापस लेने से, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे कि गुड्स अभी ट्रांजिट में ही है, वो भी ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट में ही कवर होगा। यार इसका नुकसान कौन करेगा? बायर से ही भुगतेंगे। मैंने तुम्हें बताया ना जोमेटो के केस में तो यही होता है कि अगर सेकंड जब आप ऑर्डर करोगे तो वो आपसे पहले पिछले वाले ऑर्डर की रिकवरी करवाते हैं। चलो, when goods are delivered to a ship chartered by the buyer, इसका मतलब एक शिप chartered by the buyer, इसका मतलब कि chartered का मीन्स क्या होता है? खुद का अपना। आपने सुना chartered plane? chartered accountant तो सुना है मैम। chartered plane, उस प्लेन में मतलब वो एक तरीके से आपने ही बुक कर रखा है, सिर्फ आप ही लोग बैठोगे उसमें। एक प्लेन तो होता है जिसमें काफी सारे लोग बैठे हैं, ठीक है। एक चार्टर्ड प्लेन है, किसी ने बुक कर रखा है, उसमें सिर्फ 2 ही लोग जा रहे हैं, ठीक है। एक कपल ने मान लो बुक किया, ठीक है, उनके अलावा कोई नहीं बैठेगा वहाँ पे। तो एक तरीके से हमारी खुद की बुकिंग, हमारा पर्सनल जो कहते हैं जिसको, वो हो जाता है। तो एक गुड्स आपने किसको डिलीवर किया? एक शिप में, जो कि किसने चार्टर्ड किया, जिसको किसने भेजा है? बायर ने भेजा है। It is a question depending on the circumstances of the particular case whether they are in possession of the master as a courier or as agent of the buyer. अब मुझे एक बात बताओ, कई बार ऐसा सुना है आपने कि सेलर से आपने कोई माल खरीदा हो और बायर उसको फोन करके कह रहा है कि आपको अपनी गाड़ी भेजने की जरूरत नहीं है। बायर क्या कह रहा है फोन करके, मैं अपनी गाड़ी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, उसमें सामान रखवा के भेज दे रहा हूँ। अब मुझे बताओ ये गाड़ी किसकी है? मान लो ये आ रहा है ट्रक, ठीक है, ये ट्रक है, 2 पहिए वाला बता दो, ठीक है, इसमें यहाँ लगा दो, ठीक है। ये हमारा ट्रक था और ये ट्रक किसका है? बायर का है। ये ट्रक गया सेलर के पास, सेलर ने इसमें माल, 1 मिनट, सेलर के पास ही गया ट्रक, ठीक है। सेलर ने इस ट्रक में माल भर दिया। तो ट्रक में जब माल भरा गया है तो बताओ वो कुरियर वाले को आपने ट्रांसफर किया है या बायर को ट्रांसफर किया? बताओ, बायर को। किसी के मन में कुछ ऐसा भी आ रहा है कि कुरियर वाला है ये? उसके बिहाफ पे ले रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि ये ट्रक भले ही इस बायर ने खुद ही इसको भेजा था, ठीक है, लेकिन ये बायर जो है वो कुरियर वाला था, ये सबके बिहाफ पे काम करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ इसी का ही प्रोडक्ट लेने गया है। ऐसा होता है ना कि मेरा माल ज्यादा है, कई बार तो ट्रक वाले क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों का सामान एक ही ट्रक में डाल लेते हैं। और कई बार क्या होता है, सिर्फ एक ही बायर का सामान एक ट्रक में एक बारी में आएगा। भाई तो पहले मेरा गुड्स मेरे को देके जाएगा, उसके बाद चाहे अपना ट्रक में कुछ भी भरते रहना, समझ रहे हो। तो ये आपका फैक्ट पे डिपेंड करेगा, आपके केस पे डिपेंड करेगा। अगर बायर ने भेजा है उसको, सिर्फ मेरा ही माल भर के लाई हो, तो यानी कि पर्सनल था उसका, तो बायर का एजेंट बन के आया हो, तो तब तो हम क्या कहेंगे कि सेलर ने बायर के एजेंट को सामान दे दिया, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट हो गया खत्म। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट हो गया खत्म, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट कब तक चलता है? जब तक बायर उसको एक्सेप्ट ना कर ले। यहाँ पे ट्रक ने एक्सेप्ट कर लिया था ना गुड्स को, तो जैसे ही माल को यहाँ पर भरवाया गया तो आपकी ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। क्लास समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ये ट्रक वाला कुरियर वाला बन के आया है तो बताओ कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट कंटिन्यू रहेगी? यस। कब एंड होगी ये? जब ये बायर के पास इस सामान को क्या कर दे? डिलीवर। ठीक है, जैसे कुरियर वाले को बायर ने भेजा था, हाँ, तो अगर मान लो ट्रांजिट के टाइम में प्रॉब्लम हो जाती है
उसका डैमेजेस किसको पे कर सकते हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम मतलब एक्सीडेंट हाँ अच्छा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो डैमेजेस पे करना पड़ेगा। देखो अगर वो बायर का पर्सनल था, ठीक है, तो देखो वो ट्रक ड्राइवर तो है, वो अपने बिहाफ पे चला के आ रहा है ना, इंश्योरेंस वही भर रहा होगा ना, इसमें बायर की तो कोई ड्यूटी नहीं बनती अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो, है कि नहीं? और माल का अगर कोई नुकसान हुआ क्या इसका क्वेश्चन ये था कि ट्रक का बीच में एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या करेंगे? अगर वो उसने खुद बेचा है तो बायर का एक तरीके से सेलर ने तो ओनरशिप ट्रांसफर कर दी थी ना, सेलर ने ओनरशिप तो पहले ही ट्रांसफर कर दी थी, बिल तो पहले ही काट दिया था, तो जब बिल पहले ही काट दिया था तो और मैंने बताया था रिस्क हमेशा किसके साथ चलता है? ओनरशिप के साथ। तो नॉर्मल केस में अगर ट्रक में एक्सीडेंट हो जाता है और माल खराब हो जाता है तो रिस्क किसका है? बायर का। लेकिन मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे भी बताए थे कि उसमें क्या होता था कि सेलर ने माल भेजा और सेलर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था क्या कि जब तक ये माल सही सलामत कहां तक ना पहुंच जाए, बायर तक ना पहुंच जाए, तब तक का रिस्क किसका है? सेलर का। तब वो सेलर को बियर करना पड़ेगा, ठीक है? और अगर इसके फॉल्ट से हो जाए तो किसके फॉल्ट से? हाँ तो कोरियर वाले से भरवाना, जानबूझ के इसने एक्सीडेंट करवा दिया और ये साबित भी हो जाए तो फिर उसी से भरवाना, ठीक है? टेस्ट करते हैं क्या आप टेस्ट करते हैं ये सब ना जब प्रैक्टिकली चीजें होती हैं तो फिर प्रूफ निकाले जाते हैं। तुम मूवीज नहीं देखते? सीआईडी नहीं देखते? ना वो झूठा है झूठा सच्चा कोई तो देखो, ढूंढने वाली चीज तो समझ में आएगी कैसे वो एविडेंस निकालते हैं। सब कुछ कर देते हैं। चलो अच्छा, where part delivery of the goods has been made to the buyer or his agent in that behalf, the remainder of the goods may be stopped in transit unless such part delivery has been given in such circumstances as to show an agreement to give up possession of the whole of the goods। कहने का मतलब सिर्फ सीधा सा है, इसको टिपिकली मत लर्न करना, इसमें सिर्फ इतना कह रखा है कि अगर आपने पार्ट डिलीवरी कर दी थी तो जो प्रोडक्ट आपके हाथ से चला गया, बायर के पास पहुंच गया, उसके फेवर में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रोडक्ट अभी सेलर के पास ही पड़ा है, पार्ट डिलीवरी कर रहे थे ना, आधा सामान तो आपने बायर को दे दिया, लेकिन आधा सामान अभी सेलर के पास पड़ा है और सेलर इसको निकालने जा रहा था आधे सामान को, और उसको पता चला कि बायर बीच में इंसॉल्वेंट हो गया है, तो क्या हम इस आधे वाले सामान पर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। चलो, तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट समझ में आया? यस मैम। ड्यूरेशन बस ये समझना, सेलर के हाथ से निकला और बायर के हाथ में भी नहीं पहुंचा, तो उस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, ठीक है? तो हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड, कैसे अफेक्ट होती है? द अनपेड सेलर मे एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ईदर बाय टेकिंग एक्चुअल पोजेशन ऑफ द गुड्स or by giving notice of his claim to the courier or other bailey in whose possession of the goods are। यानी कि या तो अपने माल को वापस मंगवा लो, ठीक है, फोन को अपने हाथ में वापस ले लो, जैसे आपने स्कूटी वाले अपने डिलीवरी बॉय को फोन किया, वापस ले आओ, और फोन जब उसने हाथ में लिया तो उसकी सांस में सांस आई कि शुक्र है मेरा प्रोडक्ट मेरे पास वापस आ गया, ठीक है? या फिर आप अगर कुरियर वाले को नोटिस दे देते हो ना कि भाई तूने बायर के पास तक ये माल नहीं पहुंचाना है, तो वहीं से शुरू हो जाती है आपकी स्टॉपेज इन ट्रांजिट। भले ही अभी सेलर के पास नहीं आया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, मान लो रेवाड़ी से दिल्ली तक ट्रक पहुंच चुका है और मुंबई तक जाना है, ठीक है, और हमें पता चला वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, तो दिल्ली में हमने रुकवा दिया माल को, लेकिन रेवाड़ी तक आने में टाइम तो लगेगा ना, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट तो वही मान ली जाती है जैसे ही आपने कुरियर वाले को फोन कर दिया, ठीक है? Such notice may be given either to the person in actual possession of the goods or to his principal। तो आप कैसे माल को रुकवा सकते हो? या तो जो ट्रक का ड्राइवर है उसी को डायरेक्टली फोन कर दो, ठीक है, या फिर वो ट्रक जिस एजेंसी का है उस एजेंसी के मालिक को फोन कर दो। समझ रहे हो? ट्रक का ड्राइवर और वो ट्रक भेजने वाली जो कुरियर वाली एजेंसी है, दोनों अलग अलग होंगे ना, तो या तो आप ट्रक के ड्राइवर को फोन करके डायरेक्टली मना कर दो, वो पॉसिबल नहीं है तो आप उस एजेंसी के मालिक को फोन कर दो कि भाई तेरा इस नंबर का ट्रक मेरा माल लेकर जा रहा है, उस माल को रुकवाना है, ठीक है? तो वो प्रिंसिपल अपने आप हिसाब से संभाल लेगा।
In the latter case, the notice shall be given at such time and in such circumstances that the principal, by the exercise of reasonable diligence, may communicate it to servant or agent in the time to prevent a delivery to the buyer. इसने बोला लेटर केस, लेटर केस कौन सा था? प्रिंसिपल वाला, यानी कि प्रिंसिपल कौन हुआ यहाँ? प्रिंसिपल हुआ जो एजेंसी का मालिक है। कौन सी एजेंसी का? कुरियर एजेंसी का। ठीक है, तो आप उसको इतना टाइम तो दोगे ना भाई। देखो एक बात सुनना, दिल्ली से मुंबई तक ट्रक जाना था, मुंबई के बॉर्डर पे पहुंच चुका है ट्रक। ठीक है, आपने फोन किसको किया? एजेंसी के मालिक को। अब एजेंसी के मालिक को आपने तो बता दिया, लेकिन उसको इतने टाइम में बताना ताकि वो आगे मालिक किसको कम्युनिकेट कर सके? ड्राइवर को। ठीक है, आप बिल्कुल उसकी दुकान पे खड़ा हो चुका है ट्रक, बायर की शॉप पे बिल्कुल आगे खड़ा है ट्रक, और आपने उस टाइम एजेंसी के मालिक को फोन किया और मालिक लगातार ड्राइवर को फोन मिला रहा है, उसका फोन नहीं मिल रहा है। ठीक है, या मतलब एक तरीके से उसको इतना टाइम आप प्रोवाइड करना कि वो एजेंसी का जो मालिक है वो ड्राइवर को कम्युनिकेट कर सके, तभी आपका स्टॉपेज इन ट्रांजिट अफेक्ट हो सकता है। अगर आपने उसको टाइम ही नहीं दिया तो आप ये नहीं कहो कि भाई मैंने तो मना कर दिया था, तो गलती तेरी। वो कहेगा गलती मेरी क्यों? एजेंसी का मालिक क्या कहेगा? गलती मेरी क्यों, गलती तेरी, क्योंकि तुमने मुझे इतना टाइम ही नहीं दिया कि मैं ड्राइवर को बता पाता। आपका ट्रक तो है वो वहां पे पहुंच चुका है, अब आप मुझे बता रहे हो, माल तो वो देगा। समझ रहे हो? माल वो देगा, माल तो भैया वो देगा ना, उसको टाइम। देखो माल अगर मान लो रोक भी लिया, ठीक है, या ऐसा हुआ कि शॉप के आगे बिल्कुल ट्रक खड़ा है और उसने माल पकड़ा दिया बायर को, और इधर से इसको तो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, तो बायर तो क्या कहेगा? मैंने तो एजेंसी के मालिक को फोन कर दिया था भाई, मैं तो जो अगर मेरी पेमेंट नहीं आई तो मुझे कुरियर वाले पेमेंट करेंगे। तो एजेंसी का मालिक क्या बोलेगा? भाई मैं पेमेंट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तूने मुझे इतना लेट बताया कि मैं आगे ड्राइवर को बोल ही नहीं पाया, और ड्राइवर ने वो सामान किसको दे दिया था? बायर को, तेरे बताने से, मेरे बताने से पहले। समझ रहे हो? ड्राइवर का फोन स्विच ऑफ हो तो हाँ, तो कम्युनिकेट नहीं हो पाया ना। नहीं, पहले भी पूरे सफर में। अब ये प्रैक्टिकल केस है, ये आपके कोर्ट केस दी होंगी और लड़े जाएंगे लोगों में। लोग मैं जब्स में अगर ये बात हो जाए फिर बाद में इसने देना भाई वापस लेके आ जाएगा। मतलब आपने स्टॉपेज करी, हाँ, तो ये वापस लेके आए, उसका खर्चा फिर सेलर को भुगतना पड़ता है। मुझे तो कहेगा, लेकिन हम फिर को आपको पता चलेगा वापस लेके। अरे पैर रखा। हाँ जी, अब सुनना, ये बात एक और आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सेलर ने माल बीच में रुकवाया है, ठीक है, अब ट्रक गया था, पेट्रोल तो लगा होगा ना, हुआ है ना, ड्राइवर भी गया, वो भी अपनी सैलरी लेगा। अब जो आपने बीच में रुकवा के वापस बुलाया है ट्रक को, उसका खर्चा बताओ किसको भुगतना पड़ेगा? सेलर को। तुम्हारा दिमाग यही कहता है ना, तो बस लो भी यही कहता है। When notice of stoppage in transit is given by the seller to the carrier or the bearer in possession of goods, he shall री-डिलीवर द गुड्स। री-डिलीवर का मतलब पहले सेलर से बायर के पास जा रहा था तो डिलीवर बोलते थे, अब बायर से वापस सेलर के पास जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम? री-डिलीवर। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द सेलर, तो जो एक्सपेंसेस होंगे री-डिलीवरी के वो कौन बोन करेगा? सेलर बोन करेगा। ठीक है, वो पूछेगा। बताओ बात समझ में आ गई? यस मैम। सारी? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। चलो, अब इसमें एक एनालिसिस में जो एक पोर्शन है ना, जब भी कभी क्वेश्चन आए स्टॉपेज इन ट्रांजिट का, एक चीज सबसे पहले बात सुन लेना, जब भी कभी स्टॉपेज इन ट्रांजिट का क्वेश्चन आएगा, आप एनालिसिस वाले पोर्शन में से ही उसका आंसर लिखोगे, क्योंकि इसमें डायरेक्टली ऐसी लाइंस होती हैं जो आपके फ्रेम करती हैं आंसर्स को। ठीक है, तो इसको ऊपर वाले को पढ़ने की रहने देंगे। हाँ, अब वो मैंने पढ़ा दिया ना, अब तुम घर से क्या एनालिसिस पढ़ना, एनालिसिस में से ही याद करना। ठीक है, समझ गए? तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज एक्सरसाइज ओनली। कौन सी कंडीशन में सिर्फ एक्सरसाइज हो सकता है राइट ऑफ स्टॉपेज? अब सारे पढ़ना, आपको सारी कंडीशन पता है। एक तो सबसे पहले अनपेड सेलर होना चाहिए, पहली बात तो थी ना, ये अनपेड सेलर होगा, सिर्फ वही स्टॉपेज एक्सरसाइज कर पाएगा। दूसरा, उसके हाथ से पोजेशन निकल जाना चाहिए, तभी तो राइट ऑफ स्टॉपेज करोगे। अगर पोजेशन मेरे पास होगा तब तो आप कौन सा राइट एक्सरसाइज करते थे? लीन का। लेकिन अगर आपके हाथ से पोजेशन निकल चुका होगा, केवल तभी आप राइट ऑफ स्टॉपेज एक्सरसाइज कर सकते हो। और गुड्स आपके इन ट्रांजिट होने चाहिए। स्टॉपेज लगाने के लिए माल रास्ते में होना चाहिए, और रास्ते में होने को चेक करने के लिए मैंने आपको अभी ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट पढ़ाया है। कैसे चेक करोगे कि अभी माल रास्ते में है?
उन चीजों से चेक करोगे, समझ रहे हो। बायर आपका इंसॉल्वेंट होना चाहिए, इसके आगे ना ऐसे बड़ा बड़ा मार्क कर लेना, ये वाली कंडीशन याद नहीं रहती है बच्चों को। इंस्टॉलमेंट बड़ा 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 मतलब ना क्वेश्चन आएगा कि आपने क्रेडिट सेल की थी, ठीक है, और आपकी टर्म एक्सपायर हो गई थी और बायर मना कर रहा था पेमेंट करने के लिए, तो क्या आप राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकते हो? बच्चे कहते हैं यस मैम कर सकते हो। रिपीट करना क्या बोल रहे हो? मैंने क्वेश्चन बोला, आपने क्रेडिट सेल की थी और टाइम दिया था 1 महीने में पेमेंट कर देना, 1 महीना बीत गया, पेमेंट नहीं की बायर ने, अनपेड सेलर हूं मैं, क्या मैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकता हूँ? क्यों? मान लो गुड्स डिलीवर नहीं हुए थे, मेरे पास थे, अभी रास्ते में मैंने निकाला ही है, बस मैंने रास्ते में अभी सामान निकाला ही था, ठीक है, आपको पता चल गया वो इंस्टॉलमेंट। मैंने इंस्टॉलमेंट की बात ही नहीं करती ना, मैंने बोला है कि वो बोल रहा है कि मैं पेमेंट ही नहीं करता। पेमेंट नहीं, पहली बात तो ये बात ही नहीं आएगी, क्योंकि तुम ये कहोगे ना मैम 1 महीने का टाइम दिया तो गुड्स डिलीवर तो किए होंगे ना उसको, पहली बात तो ये बात ही खत्म हो जाती है। तो सीधा सीधा एक ही चीज याद रखनी है, सिर्फ इंसॉल्वेंसी का ही एक केस ऐसा है जिसमें आपको राइट ऑफ स्टॉपेज को एक्सरसाइज कर पाओगे, ठीक है। द राइट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब एक्ट के सारे प्रोविजंस को ध्यान रखते हुए इस राइट को एक्सरसाइज करना है, क्लियर है। यस मैम। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, व्हेन डज द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, कब आपकी ट्रांजिट खत्म हो जाती है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट का एंड कब हो जाता है। इसमें जो ये 6-7 पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे व्हेन द बायर और अदर बेली ऑब्टेन्स डिलीवरी, जब बायर डिलीवरी ले ले, ट्रांजिट खत्म, ये समझ लेना एंड पॉइंट है। सेलर के हाथ से सामान निकला, सेलर के हाथ से सामान निकला, ठीक है, या तो कोरियर वाले के पास में है और यहाँ से वो कहाँ पहुंचा, बायर के हाथ में, तो यहाँ तक पहुंचने तक जो बीच का रास्ता है वो कहलाता है ड्यूरेशन, ठीक है। तो पहला केस है जब बायर ने सामान ले लिया तो आपकी ट्रांजिट खत्म हो गई ना, गैस खत्म हो गई। बायर obtains डिलीवरी बिफोर द अराइवल ऑफ गुड्स एट डेस्टिनेशन, कई बार क्या होता है, आपने जोमेटो से ऑर्डर तो करवाया, ठीक है, फिर आपकी थोड़ी सी बुद्धि ऐसी ही है, कुछ तो आपने ऑर्डर करवाया और कुछ आपने कहा कि चल ठीक है मैंने वो तो ऑर्डर कर दिया, कोल्ड ड्रिंक तो भूल गया मैं, चल मैं कोल्ड ड्रिंक साथ वाली दुकान से ले आता हूँ। क्या मतलब मैं आप मुस्कान की बात कर दी? हाँ यही लगा लो, यही लगा लो, ठीक है, मुस्कान जैसा बंदा ही ऐसा कर सकता है। इसने ऑनलाइन वो जोमेटो से ऑर्डर तो कर दिया लेकिन कोल्ड ड्रिंक रह गई है ना, इसने कहा कोई बात नहीं पास वाली दुकान से कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। एक कोल्ड ड्रिंक लेने गई पास वाली दुकान से, रास्ते में इसको वो जोमेटो वाला भाई मिल गया, ठीक है, इसने कहा तो क्या मेरे घर तक कितनी दूर जाएगा, मैं यहीं तो खड़ी मुझे यहीं सामान दे दे, करते क्या, चाहे वो मम्मी से छुपा के मंगाया हो। जोमेटो वाले को बैठ के लिया, जोमेटो वाले से बैठ के लिया तो हाँ मेरे को भी छोड़ दिया, सामान भी छोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा कई लोग क्या करते हैं ऐसा कि जोमेटो वाला बीच में मिल गया, उसने कहा भाई क्या वहां तक जाएगा, मेरे को यही सामान पकड़ा दे, मेरा ऑर्डर है, करते हैं ना ऐसा। तो डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले अगर बायर सामान ले लेता है तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। तो बायर obtain delivery before the arrival of goods at destination, it is called interception by the buyer which can be with or without the consent of the carrier। कई बार कुरियर वाले मना कर देते हैं, नहीं भाई मैं तो घर पे दे के आऊंगा, तो बीच में से कैसे ले सकता है, होता है ना कई, तो वो आप उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अब देखो where the courier or other bailey acknowledges to the buyer or his agent that he holds the goods as soon as the goods are loaded on the ship unless the seller has reserved the right of disposal of the goods। ये कह रहा है जब कुरियर वाले ने एक्नॉलेज कर दिया, मींस बायर को फोन करके क्या बता दिया कि तेरा सामान मेरे शिप में है या तेरा सामान मेरे व्हीकल में है, समझ रहे हो। When the courier or other bailey acknowledge, बायर को बता दे या उसके एजेंट को बता दे कि उसने गुड्स होल्ड कर रखी हैं, he holds the goods as soon as the goods are loaded on the ship, उसमें भी हम क्या करते हैं उसी को ही एंड मान लेते हैं, ठीक है। अगर unless the seller has reserved the right of disposal of the goods, जब तक कि सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल ना रखा हो अपने पास, अगर राइट ऑफ डिस्पोजल निकाल दिया यानी कि बायर के को पता लगते ही गुड्स उसका,
बायर के पास पहुंचते ही गुड्स उसको सेलर से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, जो मैंने सॉफ्टवेयर का एग्जांपल आपके पास लिया था, ठीक है। तो जैसे ही कुरियर वाला बता देता है कि मैं आपके पास इतने टाइम तक सामान पहुंचा दूंगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट का एंड पॉइंट बोल देते हैं। आपके पास जैसे कोई भी सामान मंगवाते हो, जिस दिन वो डिलीवर होना होता है आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि आज आपका ये सामान डिलीवर किया जाएगा। तो जैसे ही कुरियर वाले ने आपको एक्नॉलेज कर दिया तो वो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट का एंड हो जाता है। जैसे ही मैसेज आपके पास आया तो वहां पर आपका ट्रांजिट का एंड हो गया है, ठीक है। एक तरीके से डिलीवरी ही मान दी जाती है। If the courier wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, अगर कुरियर वाला गलती से मना कर दे कि मैं इस बायर को सामान नहीं पहुंचाऊंगा, करते नहीं है कई लोग ऐसे, भाई इस एरिया में हम नहीं जाते, करते हैं ना ऐसे, कई एरिया में नहीं डिलीवर करते, तो वो भी आपका ट्रांजिट का एंड माना जाता है। मान लो कुरियर वाले की एजेंसी में माल पड़ा हुआ है, वो कहता है उस एरिया में हम डिलीवर नहीं करेंगे, ठीक है, तो एंड वहीं पर ही हो गया जहाँ पे कुरियर वाले का सामान पहुंचा एजेंसी में। अब बायर को खुद आके वो रिसीव करना चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं कहोगे कि अभी ट्रांजिट में ही चल रहा है, भाई एजेंसी पे पहुंच गया और आगे वो पहुंचाएगा नहीं, तो आप इसको ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट का एंड पॉइंट यहीं पर ही मान लो, ठीक है। इफ वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर हायर्ड बाय द बायर, द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। ये वाला एग्जांपल, बायर का खुद का ट्रक गया था सामान लेने, तो हम क्या मान लेते हैं, जैसे ही हमने ट्रक में सामान लोड किया तो हम मान लेते हैं कि ये सामान बायर ने ही रिसीव कर लिया है, यानी कि ट्रांजिट का एंड हो गया है। फिर आ गया पार्ट डिलीवरी वाला क्वेश्चन, वो वाला कि पार्ट डिलीवरी अगर हुई है तो ट्रांजिट आपकी कब एंड हो जाती है, ट्रांजिट विल कम टू एन एंड फॉर द रिमेनिंग गुड्स व्हिच आर गेट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। जो भी आपने डिलीवर करने हैं उसके बारे में बात कर रहा है। फिर आता है शिप चार्टेड बाय द बायर, तो ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। अगर बायर का खुद का शिप आता है जो उसका पर्सनल है, तो हम वहां पर भी ट्रांजिट को एंड पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। कर लिया इतना। अब जितना भी मैंने बोला आपको, लो मैंने ऊपर से पढ़ा दिया आपको सेक्शन वाइज, और अब आपको जो घर से करना है वो एनालिसिस पोर्शन करना है, ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए सारी चीजें। क्लियर है? चलो अब आता है डिस्टिंक्शन, यानी कि डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। बड़ा इजी है अगर किसी ने राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को अच्छे से समझ लिया है तो, ठीक है। फर्स्ट, द एसेंस ऑफ राइट ऑफ लीन इज टू रिटेन पोजेशन। ये दोनों वर्ड्स मैंने पहले बताए थे। राइट ऑफ लीन क्या होता है, रिटेन करके रखना, अपने पास माल को जब्त कर लेना, है ना। और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या होता है, रीगेन, निकले हुए माल को वापस से मंगा लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, रीगेन करना। पहले आप मतलब माल निकाला तो आप लूज कर चुके थे, अब उसको आपने वापस से गेन कर लिया है, रीगेन करना, समझ रहे हो। तो राइट ऑफ लीन आपका रिटेन हो गया पोजेशन, और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो गया आपका रीगेन पोजेशन। सेलर शुड बी इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर लीन। अगर आपको राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करना है तो आपके पास पोजेशन होना जरूरी है, जबकि राइट ऑफ स्टॉपेज में पोजेशन आपके हाथ से निकलना जरूरी है, ठीक है, उल्टा है ना। व्हाइल स्टॉपेज इन ट्रांजिट सेलर शुड हैव पार्टेड विद द पोजेशन। पार्टेड विद द पोजेशन का मतलब आपके हाथ से पोजेशन निकल जाना चाहिए, और पोजेशन किसके पास होना चाहिए, कोरियर वाले के पास होना चाहिए, और बायर ने उस पोजेशन को लिया हुआ नहीं चाहिए। यानी कि आपका राइट ऑफ स्टॉपेज सिर्फ कब लगता है, जब आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट चल रहा हो। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट में क्या होता है, सेलर के हाथ से माल निकल चुका हो, कुरियर वाले के पास माल हो, और बायर ने उस माल को एक्वायर नहीं किया हो। समझ रहे हो ना। तीनों चीजें हिंदी में लिख लो, चाहे लिख लो, लिख लो, शर्माने की जरूरत नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, राइट ऑफ स्टॉपेज सिर्फ कब लग सकता है, जब ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट चल रहा हो। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट में क्या होता है, सेलर के पास से पोजेशन निकल जाना चाहिए, ठीक है। पोजेशन किसके पास होना चाहिए, पोजेशन कुरियर वाले के पास होना चाहिए।
ठीक है, और तीसरा बायर ने पोजेशन नहीं एक्वायर किया होना तो चाहिए। किसी के डेली नहीं था ये तीनों चीजें हैं जो ड्यूरेशन को बताती है, और ड्यूरेशन है तो राइट ऑफ स्टॉपेज है, ड्यूरेशन नहीं है तो राइट ऑफ स्टॉपेज भी नहीं है। समझ गए बात? यस मैम। राइट ऑफ स्टॉपेज मतलब माल को रुकवाना, माल को तभी रुकवाओगे जब वो ट्रांजिट में होगा, और ट्रांजिट में होने के ये तीन केस हैं कि सेलर के हाथ से पोजीशन निकल जाना चाहिए, कुरियर वाले के पास होना चाहिए, और बायर ने एक्वायर नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड इवन व्हेन द बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट। सही बोल रही हूँ मैं? ये राइट ऑफ लीन तो तब भी एक्सरसाइज किया जा सकता है जब इंसॉल्वेंट ना हुआ हो बायर, लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज तो सिर्फ उसी केस में किया जाएगा अगर बायर इंसॉल्वेंट हुआ है। समझ रहे हो? और वो दो कौन से केसेस हैं जिसमें बायर इंसॉल्वेंट नहीं भी हो तो भी राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं? जो उसके करियर स्टार्ट कैश सेल और राइट ऑफ लीन की बात कर रही हूँ मैं। राइट ऑफ लीन अगर बायर इंसॉल्वेंट नहीं भी हो तब भी एक्सरसाइज हो सकता है, और वो दो कौन से केस थे? कैश सेल और क्रेडिट सेल वाले। लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज से कब एक्सरसाइज हो सकता है? इंसॉल्वेंसी के केस में। अब एक बात सुनना, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिगिंस व्हेन द राइट ऑफ लीन एंड्स। क्या ये बात सही है? जब राइट ऑफ लीन का एंड होता है तब राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का शुरुआत होती है। यस मैम। समझ गए ये बात? मेरे पास माल है, मेरे पास पोजेशन है तो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकती हूँ, माल हाथ से निकला तो राइट ऑफ स्टॉपेज एक्सरसाइज कर सकती हूँ। यानी कि राइट ऑफ लीन जब खत्म होता है तो राइट ऑफ स्टॉपेज शुरू होता है। ठीक है, तो एंड पॉइंट ऑफ राइट ऑफ लीन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, right of lien comes to an end as soon as the goods go out of possession of the seller। जैसे ही सेलर के हाथ से पोजेशन निकला राइट ऑफ लीन भी हाथ से निकल जाता है। लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब खत्म हो जाता है आपका? सोच के बताना। जब बायर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, या यूं बोलो जब उसकी ड्यूरेशन का एंड हो जाता है। एक ही बात बोल रहे हैं ना? तो यानी कि राइट ऑफ लीन कब खत्म होता है? जब माल हाथ से निकल जाए तो राइट ऑफ लीन भी हाथ से निकल जाता है, और राइट ऑफ स्टॉपेज कब हाथ से निकलता है? जब बायर उसको एक्सेप्ट कर ले, या हमारी जब ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट खत्म हो जाए। क्लियर है? किसी को नींद आ रही है? आ रही है तो जाओ जाओ, पढ़ाना बंद नहीं करो। ठीक है, सो गया था गौरव को, तो मुझे ऐसा लग रहा है इतनी जोर से नींद आ रही है। आज गौरव अभी सांस ले लेना थोड़ी सी, लेकिन एक टॉपिक गुड्स वाला और कराने के बाद। इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय द बायर। सब सेल कौन सी होती है? आधी सेल। सेलर ने बायर को सेल की और बायर ने आगे दूसरे बायर को सेल की। रीसेल तो क्या होती है? एक प्रोडक्ट आपने किसी को बेचा, वही प्रोडक्ट किसी और को बेचा, वो होती है रीसेल। तो एक ही प्रोडक्ट की दोबारा सबसे चलो सुनो। The right of lien or stoppage in transit is not affected by the buyer selling or pledging the goods unless the seller has assented to it. This is based on the principle that a second buyer cannot stand in a better position than his seller. अब एक बात सुनना। एक था, ठीक है, पिछले वाला ये एग्जाम्पल है, मुंबई का था एक, हाँ जी, और बी कहाँ का था? दिल्ली का। ठीक है, एग्जाम्पल सुन लो। जो बातें कर रहे हैं इंटेलिजेंट नहीं है वो।
ए ने बी को सामान बेचा, कुछ सेल किया, मैंने इसमें बाहर जाओ, and the goods are handed over to railways for transmission to B. goods A ने किसको दिए? रेलवे वालों को दिए। किसको ट्रांसफर करने हैं रेलवे वालों ने? बी को। ठीक है, अब बी ने क्या किया? बी ने ये माल, अपनी बात सुनना, ऐसी सेल होती है, तुम चाहे मानो चाहे मत मानो। ए ने बी को एक चीज सेल करी, जैसे कुछ प्रोडक्ट थे, मैं आपको सेल कर रहा हूँ। सेल करने का मतलब मैंने सिर्फ बिल काट के भेज दिया, लेकिन पोजेशन अभी किसके पास है? रेलवे वालों के पास। अभी माल जा रहा था रास्ते में, ठीक है, अभी बी के पास पहुंचा भी नहीं है, लेकिन इस बी ने किसको सेल कर दिया आगे? सी को। सी, क्या माल बी के पास अभी आया है? नहीं आया, फिर भी इसने सी को सेल कर दी। बोलो। नेटवर्क मार्केटिंग में होता है ना? हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर्विसेज जैसे हम प्रोवाइड करते हैं वो भी हो सकती है। ठीक है, हम ऐसा नहीं कह देते कई बार कि बी बोलता है कि माल अभी रास्ते में है, जैसे ही पहुंचेगा तेरे पास भिजवा दूंगा, ऐसा होता है ना। तो बी ने सी को सेल कर दी। अब सुनना, अब बी ने सी को सेल कर दी, बी ने सी को सेल कर दी आगे। ठीक है, अब बी क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। बी क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। अब बताओ, क्या अब भी ए राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। सोच के बोलना। नहीं उसके पास पहुंची नहीं है ना बी के पास अभी। नहीं कर ट्रांजिट में ए को पता चल गया उसमें। हाँ, ए को पता चल गया नहीं कर सकता है। कर सकता है। कर सकता है ना? नहीं कर सकता। कितने लोग हैं नहीं कर सकता? ये कितने लोग हैं कि ए जो है वो राइट ऑफ स्टॉपेज एक्सरसाइज नहीं कर सकता? नहीं, ये तो कर सकता है। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? इंसॉल्वेंट बी हुआ है तो ए ही एक्सरसाइज करेगा ना। ऐसे है ये दोनों। हाँ, इसके दिमाग में घूम ही वही रहे हैं। नहीं, मेरे को लगा तेरा बीसी को सेल नहीं कर सकता। सेल को कर सकता है, कर भी दी उसने। नहीं कर सकता, उसके पास ओनरशिप हो जैसा सब कुछ उसके पास है। ए ने बी को बिल काट के दिया, ओनरशिप इसके पास है। ठीक है, बी ने सी को बिल काट के दिया, ओनरशिप इसके पास आ गई मान ली। पोजीशन कोई आया है। हाँ, पोजेशन नहीं आया तो सेल तो फिर भी कर सकता है। किसने कहा कि सेल करने के लिए आपको पोजेशन देना जरूरी है? डीलिंग के बीच में होगी ना, तो कंडीशन थी कि जब मेरे पास आएगा तो मैं करूंगा। हाँ तो अब ये इसके पास भेजेगा कि हाँ तो बताओ, स्टॉपेज एक्सरसाइज कर सकता है या नहीं? कर सकता है। कर सकता है। तो अब चीज ध्यान रखना कि ए का राइट कभी भी अफेक्ट नहीं होगा। बी चाहे आगे किसी को सेल कर दे या बी आगे जाके मान लो बैंक में गिरवी भी क्यों ना रखवाया है, कर सकता है। ऐसा कई बार करते हैं ना। बी को लोन की जरूरत थी, बी को लोन की जरूरत थी, बैंक में गया। ठीक है, बैंक वालों को कहा कि मुझे लोन चाहिए, बदले में मैं आपको क्या गिरवी रखवा रहा हूँ, मेरा कुछ माल आ रहा है रास्ते में। ठीक है, उसने ना उसके पेपर्स रखवा दिए इसके पास, क्योंकि बिल तो आ गया था ना इसके पास। इसने वो बिल ही किसके पास गिरवी रखवा दिया? बैंक के पास। अब बैंक को तो यही लगेगा ना कि गुड्स का मालिक है, बैंक को तो यही लगेगा गुड्स का मालिक है, और इसने इसको लोन प्रोवाइड कर दिया। तो चाहे बी किसी को सेल करे, चाहे बी आगे गुड्स को प्लेज करे या गिरवी रखवा दे, लेकिन ए के राइट को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता। ए अपना राइट एज इट इज रहता है, यानी कि आज भी ए राइट एक्सरसाइज कर सकता है। कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ स्टॉपेज, अभी भी माल को बीच में रुकवा सकता है। क्लियर है? तो ए कैन स्टिल एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। क्लियर है? यस मैम। चलो, हाँ जी। अब आती है बात एक्सेप्शंस वेयर अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट आर डिफीटेड। कौन से ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसमें अनपेड सेलर के पास ये जो राइट अवेलेबल है दोनों वो खत्म हो जाते हैं? कौन से ऐसे एक्सेप्शंस हैं? अभी पोजीशन बताओ। पोजीशन बाय के पास पहुंचे बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। और बाय पेमेंट कर सकते तब तो वो पेड सैलरी बन जाएगा ना, अनपेड पे। सुनना जरा, ये तो नॉर्मल बात थी ना, एक्सेप्शंस बताने हैं आपको। When the seller has assented to the same mortgage or other disposition of the goods made by the buyer, अब सुनना जरा,
यहाँ पर जब इसी एग्जांपल को मैं एक बार थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ, बी ने जब सी को सेल की थी तो अपनी मर्जी से की थी। बी ने जब सी को सेल की थी तो अपनी मर्जी से की थी। लेकिन मेरा अब जो एग्जांपल है, मतलब उसके सेल के बारे में ए को नहीं पता था, लेकिन अगर बी ने सी को सेल की होती ए से पूछकर, बी ने सी को सेल की होती ए से पूछकर कि भाई जो माल तो मेरा रास्ते में भिजवा रहा है, क्या मैं उसकी सेल आगे कर दूं? क्या मैं उसकी सेल आगे कर दूं? सेलर ने कहा हाँ कर दे। अब बताओ, अब भी क्या वो राइट एक्सरसाइज कर सकता है स्टॉपेज का? समझ रहे हो? कई लोग ऐसे बोल देते हैं ना कि जैसे इसने इससे माल मंगवाया, ठीक है, तो बी ने ए को क्या कहा कि जो तू मेरे पास माल भेज रहा है ना, अगर वो मेरा माल आगे बिकेगा, उससे जो पेमेंट आएगी उसके बाद मैं तेरे को पेमेंट दूंगा। समझ रहे हो ये वाला केस? तो इस केस में ए राजी होता है ना। नॉर्मल आपके बिजनेस ऐसे ही चलते हैं। सेलर ने बायर को माल भेजा, बायर ने कहा कि मैं ये माल आगे बेच लूं, उससे पैसा रिकवर कर लूं, उसके बाद मैं तेरे को पैसे दूंगा, और वो हाँ भी करता है कि ठीक है कोई बात नहीं। तो अगर उसने हाँ की है तो हाँ करने के बाद अब वो स्टॉपेज नहीं लगा पाएगा। क्लियर है? अब माल को जब्त भी नहीं कर पाएगा। समझ गए? किसी को कोई डाउट? मैं एग्जांपल ले देती हूँ। A entered into a contract to sell cartons to in possession of Barfinger to B and agreed with B. क्या? Price will be paid to A from the sale proceeds recovered from his customer. A ने जब B को माल बेचा था तो B ने A को कहा था कि मैं तुझे पैसे तब दूंगा जब मैं आगे कस्टमर्स को माल बेच लूंगा और उनसे जो पैसे आएंगे तब तेरी पेमेंट करूंगा। और इस बात पर B ने हाँ भी भरी थी। B ने नहीं, A ने, सॉरी। ठीक है? Now B sold goods to C and C duly paid to B. B ने C को माल बेचा और C ने B को पेमेंट कर दी, लेकिन B failed to make payment to A. C ने पेमेंट B को कर दी थी, लेकिन B ने आगे A को पेमेंट नहीं की. But anyhow B failed to make the payment to A. तो A wanted to exercise his right of lien or ordered the Barfinger not to make delivery to C. Held that seller had assented to the resale of the goods by the buyer to sub-buyers. As a result, A's right of lien is defeated. अब एक बात सुनना, माला भी रास्ते में था। A ने B को सेल की, B ने C को सेल की। C ने B को पेमेंट कर दी, जितना उसने माल खरीदा उतनी पेमेंट कर दी, लेकिन B ने आगे A को पेमेंट नहीं की। अब ये पेमेंट नहीं कर रहा तो A क्या चाहता है कि भाई पेमेंट नहीं कर रहा तो मैं अपना माल रास्ते में रुकवा दूं। भाई जो माल रास्ते में जा रहा है, जो C तक पहुंचना है, उस माल को बीच में रोक दो। क्या A रुकवा सकता है? नहीं रुकवा सकता। क्यों? क्योंकि जब आपने B ने आपको कहा था कि मैं आपको पेमेंट तब करूंगा जब मेरे को C पेमेंट कर देगा, तो तब आपने हाँ क्यों भरी थी? अगर हाँ भरी थी तो उस चीज को भरो। समझ रहे हो? हाँ, C ने B को कर दी ना, तो C तक माल पहुंचना चाहिए ना। अगर C ने पेमेंट करी है तो जिस चीज की पेमेंट करी है वो गुड्स उसके पास पहुंचने चाहिए ना। तभी तो मैं कह रही हूँ कि A का राइट खत्म हो जाता है कि वो गुड्स को बीच में नहीं रुकवा सकता है। बताओ। देखो, ये हो गया सेलर, ये सेलर, B हो गया आपका बायर और C हो गया आपका सब बायर। बताओ, अब समझ में आया? B सब सही से होगा। क्या? B सब सही से होगा। हाँ, B बायर है तो B सब सेलर भी है। हाँ बिल्कुल, दोनों नाम हो जाएंगे ना उसके। समझ आ गया या होश पोश हो गया? समझ आ गया। किसी को डाउट है तो पूछ लो। है? मुस्कान डाउट है? मतलब समझ नहीं आया। मैम देखो, उसने कहा था कि अगर A B C मेरे को पेमेंट कर देगा तो मैं तेरा पैसा दे दूंगा। B ने कहा था हाँ, A को। हाँ, तो फिर अब C ने पैसे दे दिया तो B का राइट बनता है। हाँ बिल्कुल बनता है, लेकिन नहीं कर रहा तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा ना, कंडीशन डाल होगी, अगर C ने मेरे को पे कर दिया। मेरी बात सुनो एक मिनट, मेरी बात सुनना। आपकी बहुत सारी ड्यूटीज ऐसी बनती हैं जो आपको करनी चाहिए। सारी ड्यूटी करते हो? B ने कहा था कि मैं पेमेंट तेरे को कर दूंगा, उसकी ड्यूटी बनती थी करनी, लेकिन उसने नहीं की तो क्या होगा?
ये उसी के तो इफेक्ट है ना कि अगर उसको पेमेंट करनी तो चाहिए तो बहुत कुछ है ना, लेकिन अगर इसने नहीं की तो अब ए क्या क्या कर सकता है? अब ए कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तूने पहले हाँ कर दी थी उसको कि भाई पेमेंट मेरे को तब कर दियो जब तेरे को सी दे दे दूं। अब वो अगर मना कर रहा है तो कुछ कर थोड़ी सकता है, तो क्यों हाँ कर? ठीक है, चलो अब आता है व्हेन अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है? सर्टिफिकेट किस चीज का? शेयर कर मैंने एग्जांपल लिया था। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल तो इजीली ट्रांसफर नहीं हो सकता। टाइटल मतलब ओनरशिप, ओनरशिप का डॉक्यूमेंट। कोई भी प्रॉपर्टी बेची उसके पेपर्स होंगे, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है ना। कोई भी चीज आपने बेची जो उसका बिल है वो क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो व्हेन अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर, यानी कि जब आपने ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर कर दी है एंड बायर ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट टू अ पर्सन, किसी और पर्सन को, बायर ने किसी और पर्सन को वो बिल ट्रांसफर कर दिया है जिसने गुड फेथ में खरीदा है और पैसे दे के खरीदा है। यही एग्जांपल सेट हो रहा है। ए ने बी को बिल काट के दे दिया था, बी ने आगे सी को बिल ट्रांसफर कर दिया था और सी ने बदले में उसको पेमेंट भी कर दी थी, ठीक है। देन द प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 1 स्टिपुलेट्स एज फॉलोज, इफ द लास्ट मेंशन ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ सेल, राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज डिफीटेड। अगर आपकी यहाँ पर सेल हुई है तो आपका राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज वहीं पर ही खत्म हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, इफ द लास्ट मेंशन ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ प्लेज, अगर आपने यहाँ पर गिरवी रखवाया था बैंक के पास तो अनपेड सेलर का राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज ओनली बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू राइट्स ऑफ प्लेजी। यानी कि बैंक के पास, बैंक से डील अगर करे ए कि ए इसने गिरवी रखवाया था ना इसके पास माल, बैंक को तो उस सामान की कोई जरूरत नहीं थी, बैंक ने तो वो गिरवी किस लिए रखवाए थे? ताकि वो सिक्योरिटी के पर्पज से कि भाई लोन दे रहा हूं तो बदले में कुछ गिरवी रखवाओ। तो अगर ए बी बैंक के साथ में आपस में डिस्कस कर ले कि भाई देख ये मेरे को पेमेंट कर नहीं रहा है तो मैं राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करना ना चाहता हूं, तो बैंक अगर हाँ कर देता है तो यस ये राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज कर पाएगा, राइट ऑफ स्टॉपेज को एक्सरसाइज कर पाएगा। हाँ, उसके पीछे फिर प्रैक्टिकल केस ऐसे हो जाते हैं कि बैंक कहेगा कि मेरे पास कुछ और गिरवी रखवा के जाओ तब मैं आपको ये राइट एक्सरसाइज करने दूंगा। समझ रहे हो? बैंक ने क्या कहा, फिर ये उसको बोलेगा ना कि आपने लोन लिया था बैंक से और आपने जो चीज गिरवी रखवाई है वो आपके पास भी नहीं पहुंची है, आप मुझे पेमेंट कर नहीं रहे हो तो मैं अपने माल को रुकवा रहा हूँ, तो बैंक के पास जाके कुछ और गिरवी रखवा के आओ। तो अगर ये गिरवी रखवा देता है तब तो बैंक हाँ बोलेगा, और अगर ये गिरवी नहीं रखवाता तो बैंक भी हाँ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ प्लेज वाले केस में कहीं ना कहीं एक ऑप्शन है कि राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज एक्सरसाइज हो सकता है अगर बैंक के साथ आपकी अच्छी बन जाए तो, मतलब बैंक आप उसको अगर कुछ और गिरवी रखवाकर बैंक आपको अलाउ कर दे तो आप करवा सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर सेल का केस हुआ है तो किसी भी केस में ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो कहेगा ना कि मैंने भाई पैसे दिए तो मैं अपना माल लूंगा ही लूंगा, ठीक है। बताओ, देखो नीचे लिखा हुआ है however the pledgee हो गया यहाँ पर बैंक may be required by the unpaid seller to use in the first instance other goods or security of the pledger available to him to satisfy his claim। यानी कि बैंक बोलेगा कि पहले मेरे पास कुछ और माल गिरवी रखवा के जाओ तब मैं आपको ये राइट अवेलेबल करवा पाऊंगा। क्लियर है? चलो आगे। क्या? अच्छा, मैंने यहीं तक कहा था, मुझे तो याद ही नहीं है। अब स्टॉपेज का इफेक्ट क्या होता है? The contract of sale is not rescinded when the seller exercises his right of stoppage in transit. The contract still remain in force and the buyer can ask for delivery of goods on payment of price. अब सेलर ने जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला राइट एक्सरसाइज किया है उससे क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है? सेलर ने क्या किया, भाई बायर तो मेरे को पेमेंट नहीं करना, मैं माल बीच में रुकवा रहा हूँ, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा? बताओ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया है,
स्टॉपेज लगवाई है। जैसे ही बायर के पास पैसा अरेंज हो जाता है तो बायर जब मर्जी चाहे सेलर को फोन करके कह सकता है कि भाई तेरे बैंक में इतने पैसे ट्रांसफर करवा रहा हूँ, तू मेरे को डिलीवरी गुड्स की दे दो। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आपका रिमेन फोर्स में रहेगा अभी भी। क्लियर है? तो इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज भले ही एक्सरसाइज हुआ है, लेकिन बायर के पास जैसे ही वो पेमेंट करेगा तो सेलर वो प्रोडक्ट उसको डिलीवर कर देगा। समझ रहे हो? रीसेल के उसमें तो हो जाते हैं ना। अगर वो प्रोडक्ट किसी और को बिक गया तब तो फिर आपको नहीं बेच पाएगा, है ना? चलो अब आता है राइट ऑफ रीसेल। तीसरा राइट क्या था हमारे पास? रीसेल का। और रीसेल आप कब करते हो, वो केसेस है यहाँ पर कुछ। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, सेलर और बायर दो लोग थे, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बायर ने पेमेंट नहीं की तो सेलर के पास राइट है कि वो माल को बीच में रुकवा दिया उसने। अब जो प्रोडक्ट सेलर के पास ही पड़ा है वो है किसका? बायर का, क्योंकि ओनरशिप तो ट्रांसफर हो चुकी थी। लेकिन बायर खरीदने आ नहीं रहा क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो मैं उसको माल नहीं दे रहा। लेकिन ये गुड्स मेरे पास भी रखे रखे खराब हो जाएगी। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ना, भाई उसने कहा था मैं 1 क्विंटल एप्पल लूंगा, ठीक है, अब बायर कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो मैं उसको एप्पल ट्रांसफर क्यों करूं? नहीं करूंगा तो मेरे पास भी तो रखे रखे खराब हो जाएंगे। तो उसके पास क्या है, सेलर के पास ये राइट है कि उन एप्पल्स को वो किसी और को सेल कर सकता है। ठीक है, तो व्हेन द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, अगर आपके गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं तो बायर क्या करेगा? सेल कर देगा। और एक चीज ध्यान रखना, जो नॉर्मल गुड्स होते हैं ना जिसमें कोई खराब होने का खतरा नहीं है, उस केस में सेल करने से पहले सेलर किसको बताएगा? क्या करेगा फोन उसको कि भाई अभी भी तेरे पास टाइम है, पैसा लेकर आ जा और गुड्स अपने ले जा। अगर नहीं लेने आता तो मैं ये तेरा माल किसी और को बेच रहा हूँ। लेकिन जो एप्पल खराब हो रहे हैं, क्या उसमें आपको फोन बताने की जरूरत है? नो मैम, नहीं ना, पेरिशेबल नेचर के थे, बेचना मेरी मजबूरी थी, तो यहाँ पर आपको उसको फोन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मान लो बायर उसका फोन उठा ही नहीं रहा सेलर का, अब वो नहीं उठा रहा तो मैं क्या सेल नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि अगर मान लो लो ऐसा बना दिया जाए कि जब तक आप नोटिस नहीं दोगे तब तक आप सेल नहीं कर पाओगे, भाई जब तक वो फोन नहीं उठाएगा तो मैं क्या एप्पल खराब होने दूंगा? बताओ, नहीं ना। तो यहाँ पर जब पेरिशेबल नेचर है तो सेलर को बायर को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। दूसरा केस देखो, वेयर ही गिव्स नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स, यानी कि जब भी सेलर रीसेल करेगा तो सबसे पहले बायर को क्या बताएगा कि मैं तेरे प्रोडक्ट्स को बेचने जा रहा हूँ। ठीक है, इफ आफ्टर द रिसीट ऑफ सच नोटिस बायर फेल्स विद इन द रीजनेबल टाइम टू पे, यानी कि सेलर ने पहले बायर को बोला था ना कि भाई अभी भी टाइम है, खरीदना है तो आ जा, ठीक है, अभी भी पहला मौका मैं तेरे को ही दे रहा हूँ, अगर खरीदना है तो आ जा, नहीं खरीदने आ रहा तो फिर मैं किसी को बेच दूंगा। तो अगर बायर रीजनेबल टाइम के अंदर पेमेंट नहीं करता तो सेलर उसको रीसेल कर देगा। ठीक है, ऑन द रीसेल ऑफ गुड्स द सेलर इज आल्सो एंटाइटल्ड टू रिकवर द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड रीसेल प्राइस फ्रॉम द ओरिजिनल बायर फॉर डैमेजेस। अब इसका एग्जांपल सुनना, जैसे सेलर ने बायर को कोई एग्जांपल देना, फोन का एग्जांपल ले ले, 100 फोन ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर कितने रुपए में बिके थे? वो 1000 रुपए का एक फोन था, ठीक है, लो भाई, ठीक है, अब ठीक है 10,000 का एक फोन था, अब तो चलेगा ना। तो 10 लाख रुपए में हमने बायर को सेल की थी। ये तो 10 लाख है। हाँ, 100 फोन थे ना, मैंने कहा इसको बोलो की बहुत जरूरत है। चलो, सेलर ने बायर को जब फोन बेचे तो कॉन्ट्रैक्ट कितने में हुआ था? 10 लाख में। अब बायर खरीद नहीं रहा, और ये फोन मतलब ऐसा है कि ज्यादा दिन तक पड़े, मतलब पेरिशेबल नेचर तो नहीं है, लेकिन इन फोन को निकालना तो जरूरी है ना, बेचना तो जरूरी है, क्योंकि मॉडल एक्सपायर हो जाएगा तो लोग भी खरीदना बंद कर देंगे। अब यहाँ पर एक बायर आया, उसको ना ये पता था कि ये सेलर की ना मजबूरी है ये 100 फोन बेचना, उसको पता चल गया कि भाई इसने किसी को बेचे थे 10 लाख का और अब वो ले नहीं रहा तो ये मेरे को बेचने की कोशिश कर रहा है। तो बायर ने क्या कहा, बायर मौका का फायदा उठा है, उसने कहा भाई भाई 8 लाख में खरीदूंगा, देने हैं तो दे, तेरी मर्जी, नहीं देने तो तेरी मर्जी। समझ रहे हो? अब कहीं ना कहीं इसकी वजह से सेलर को नुकसान हुआ है। यस मैम, कितने का? 2 लाख का। कहाँ से रिकवर करना चाहिए? उसके पास से किससे? फर्स्ट बायर से। समझ रहे हो? कर लिया ऐसे, हाँ रिकवर कर लिया। हाँ बिल्कुल,
पढ़ लो। आपकी बात Seller is also entitled to recover the difference between the contract price यानी कि 10 लाख and resale price 8 लाख from the original buyer as damages। damages की तरह क्लेम कर लेगा 2 लाख रुपए। कैसे करेगा मैम? कैसे करेगा? उसके ऊपर केस डाल देगा। फिर कोर्ट में जाके क्या करेगा? हाँ, कोर्ट यही डिसीजन देगी कि आपको ये 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है। अब आता है retain the profit if resale price is higher than the contract price। मान लो यहाँ पर बायर को पता नहीं चला भाई उसकी मजबूरी है, तो इस सेलर ने क्या सोचा कि भाई 10 लाख में मैंने इसको बेचने का वो किया था ना, तो यहाँ पे इसने ये माल 12 लाख में बेच दिया। 11 ले लीजिए, 11 लाख में बेच दिया। 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या 1 लाख का प्रॉफिट उसको दे दे? नो मैम। कौन रखेगा? सेलर। सेलर रखेगा। ठीक है। अब ये बात क्या आएगी 1 लाख का जब उसको देना पड़ेगा प्रॉफिट। It may also be noted that seller can recover damages यानी कि वो 2 लाख रुपए और retain the profit यानी कि वो 1 लाख रुपए only when the goods are sold after giving notice। सिर्फ आप ये 1 लाख रुपए अपने पास रख सकते हो और 2 लाख रुपए डैमेज तभी ले सकते हो जब आपने बायर को नोटिस दिया था रीसेल का। अगर नोटिस नहीं दिया तो बताओ 2 लाख रुपए ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। क्या ये 1 लाख रुपए रख पाओगे? ये दो नहीं, इसमें क्या है? सुन लो जरा ये बात, तुम्हारे दिल को चुभेगी लेकिन सुन लो। नहीं रख सकते मैम। If the goods are resold by the seller without giving notice, तो seller can not recover the loss suffered on resale यानी कि वो 2 लाख रिकवर नहीं कर सकता। But if there is any profit on resale यानी कि जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, he must return it to the original buyer। समझ रहे? इस बायर को 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मस्ट मस्ट मस्ट। That is, he cannot keep such surplus with him। देखो ऐसे तो क्या करेगा, सेलर तो झोल कर जाएगा ना। सेलर को भाई एक बात सुनो, बायर ने मान लो उसकी मजबूरी हो गई, पेमेंट नहीं कर पा रहा, तुमने क्या किया, मौके का फायदा उठाया, ज्यादा में बेच दिया। ऐसा तो सेलर फायदा उठा जाएगा। तो पहले उसको नोटिस दो, वो नहीं खरीदने आता तब तुम अपना 1 लाख का प्रॉफिट रखना। भाई एक बार फोन करने में तुम्हारा क्या जाता है, अगर माल बिक रहा है तो आ जाता में। ऐसे तो खुद सोचो एक बार, कई होती है ना लेडीज, भैया मेरा ये कुर्ता साइड में रख देना, मैं शाम को हस्बैंड को लेके आऊंगी और दिखाऊंगी उनको। क्या वो साइड में रखता है? अगर वो कुर्ता मान लो आपको 950 में मिल रहा था और कोई और बायर आ जाता है जिसके पास वो 1100 में जा रहा है, बेच देगा ना उसको। पर उसमें वो आपको कोई फोन तो नहीं करता ना, नहीं करता ना, क्योंकि वहां पर कोई स्पेसिफिक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर वहां पर पर्टिकुलर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता तो उस केस में वो 150 रुपए आप कमा जाते। समझ गए? अगली बार पेपर पेन लेके जाना, भैया ये कुर्ता साइड रखवा देना, है ना? बताओ इसकी बातें समझ में आई? आगे बढ़ो। Where an unpaid seller who has exercised his right of lien or stoppage in transit resell the goods। अब मुझे एक बात बताओ, जो आपने ये सेकंड बायर को माल बेचा था, 1 मिनट, जो ये सेकंड बायर को माल बेचा था, शिवानी गौरव के मुंह पे थप्पड़ मारे खींच के, और तूने नहीं मारा तो तू मुझसे पिटेगी। धर्म नहीं बैठे। शिवानी आज तो मौका मिलेगा। शिवानी लगा दे, मैं किसी लगा लगा की बात नहीं है। अच्छा हो गया। हमारे थप्पड़ मारना गुस्सा नहीं आता। अगर तू पिट गया ना सच में लड़की उसमें तो और तेरी गोरी बन जाएगी। इस क्लास में कौन सा लड़का जो नहीं पिटा है? तू The subsequent buyer acquires the good title thereof as against the original buyer, despite the fact that notice of resale has not been given by the seller to the original buyer। बच्चों सुन लो, अब एक बात सुनना, ये जो बायर है जिसने पैसा दे, ये जो सेकंड बायर है इसने पैसा देके माल खरीदा है, क्या इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ना चाहिए कि इसने इसको नोटिस दिया है या नहीं दिया है? इसके ऊपर क्या पड़ेगा? बताओ। इसको क्या मतलब? इसको तो कोई मतलब नहीं है, ये अपना गुड टाइटल ही ट्रांसफर करवाएगा। गुड टाइटल का मतलब जिसने पैसे देकर विश्वास करके माल खरीदा है, आप उससे माल को वापस
नहीं ले सकते हो। आपने नोटिस दिया तो आप डैमेजेस क्लेम कर पाओगे, आपने नोटिस नहीं दिया तो आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाओगे। लेकिन वो बात है सेलर और बायर के बीच में इसको लेकर मत आना। तो यही बात लिखी है कि सब्सिक्वेंट बायर जो होगा उसको तो गुड टाइटल ही ट्रांसफर किया जाएगा। गुड टाइटल का मतलब उसने विश्वास करके पैसे देके माल खरीदा है। कल को आप उसके पास मत चले जाना कि भाई तूने 11 लाख में माल खरीदा है ना, ये तो 10 लाख का था, ये माल मुझे दे दे। मतलब इस तरीके से कोई बात आप उससे नहीं करोगे। ये आपस की बात किसकी है? सेलर और ओरिजिनल बायर की बात है कि वो नोटिस एक दूसरे को देते हैं या नहीं देते। क्लियर है? अब सुनना जरा। A resale by the seller where a right of resale is expressly reserved in a contract of sale। अगर आपने यहाँ पर सेलर और बायर ने जब एग्रीमेंट बनाया था, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, उसमें स्पेसिफिकली लिख दिया था। क्या लिख दिया था? कि अगर तुमने पेमेंट नहीं की तो मैं तुम्हें माल ट्रांसफर नहीं करूंगा और इस माल को मैं किसी और को बेच दूंगा। आपने एग्रीमेंट में लिख दिया। बताओ अब नोटिस देने की जरूरत है या नहीं है? बताओ नहीं है। जब एग्रीमेंट में ही लिख दिया था कि अगर बायर ने पेमेंट नहीं की तो मैं इस माल को किसी और को बेच दूंगा, तो जब स्पेसिफिकली तुम्हारे को ये बता दिया था तो क्या अब अलग से नोटिस देने की जरूरत है? नहीं। ठीक है, तो इस केस में अगर नोटिस नहीं भी दोगे तो भी डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। समझ रहे हो? नॉर्मली मैंने क्या कहा कि अगर नोटिस नहीं दिया तो जो 10 लाख और 12 लाख वाला डिफरेंस था वो 2 लाख आप डैमेजेस ले रहे थे ना। लेकिन इस केस में नोटिस नहीं भी दोगे तो भी डैमेजेस रिकवर कर सकते। समझ गए? ये जो यस यस कर रहे हो ना, क्वेश्चन जब पूछूंगी तो पता लगेगा। हाँ जी। Where the property in the goods has not passed to the buyer। हाँ जी। Where the property in the goods has not passed to the buyer। जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी तो आपके पास एक और राइट जनरेट हुआ था विथहोल्डिंग का। तो द अनपेड सेलर हैज इन एडिशन टू हिज रेमेडीज यानी कि राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज के साथ साथ एक राइट और मिल जाता है विथहोल्डिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स। और ये राइट किसके जैसा है? दिस राइट इज सिमिलर टू लीन एंड इज कॉल्ड क्वाजी लीन। ये राइट ऑफ लीन के जैसा है और इसको हम क्वाजी लीन भी बोलते हैं। क्वाजी लीन मींस सिमिलर टू राइट ऑफ लीन। ठीक है? यस मैम। 2 बजे मुझे तो लगा बचत खत्म हो गया। मैम सेकंड को बचा के रखो कुछ। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ में आई है? यस मैम। मैम डाउट क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ठीक है, मैं क्वेश्चंस भी करा देती हूँ। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो जरा।